नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत भोरे फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग जवाहर चौक भोपाल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, पिछले 2 वीडियो मैंने वायुमंडल से रिलेटेड दिए थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको आज वायुदाब और वायुदाब पेटियां क्या होती हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। छात्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लग रही है और सार्थक लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, हवा में भी भार होता है और मैंने आपको बताया था कि हवा क्या है। हवा विभिन्न गैसों का एक यांत्रिक मिश्रण है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये। तो अब वायुदाब क्या है और वायुदाब के क्या क्या इफेक्ट हैं वो आज आप समझने वाले हैं। तो ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों तरफ ये वायु का एक घेरा है, अर्थात वायुमंडल है। तो हम ये चारों तरफ से पृथ्वी पर दबाव डाल रहा है, चारों तरफ पृथ्वी पर दबाव डाल रहा है, जिसे हम वायुदाब कह रहे हैं। परंतु वायुदाब की परिभाषा अगर अपन देखें कि एक समुद्र तल पर एक इकाई क्षेत्रफल, अब ये इकाई क्षेत्रफल कोई भी हम ले सकते हैं कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का, ऐसा इकाई क्षेत्रफल पर अगर हम वायु का एक सीधा स्तंभ वहां तक खड़ा कर दें जहां तक वायुमंडल की सीमा है, तो इस एयर एक जो प्लर बन रहा है, इस प्लर के द्वारा उस इकाई क्षेत्रफल पर डाला गया दाब ही वायु दाब कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो एक इकाई है वो है मिलीबार, या 1 किलो पास्कल भी इकाई अपनाई जाती है। तो मिलीबार इसका वो इकाई है। अब जो वायुदाब है, ये वायुदाब हमारे चारों तरफ, हमारे ऊपर भी ये वायुदाब काम कर रहा है, परंतु हमें इस वायुदाब का एहसास नहीं हो पा रहा है। ये वायुदाब हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई वाला एक स्तंभ है, अब उस दबाव के कारण हम नीचे झुक रहे हों या दब रहे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारे चारों तरफ वायु समान रूप से दाब डाल रही है और हमें इस वायुदाब का एहसास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे हमारे शरीर के अंदर भी एक दाब काम करता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर और बाहर से वायुदाब, ये दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरह से बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा तो हम असहज महसूस करेंगे, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, वायुदाब कम है तो ये प्रेशर डाल देगा तो हम असहज महसूस करेंगे। इसे ही ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं। तो आप एक बात देखें कि इस तरह से हमने ये जो वायुदाब है, इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है बैरोमीटर। अभी बैरोमीटर जो होता है, एक सामान्य सी प्रोसीजर होती है कि एक अगर हम बॉटल ले लें और इस बॉटल में एक हम एक खाली नली ले लें, इस खाली नली जो दोनों ओर से खुली हो, तो ये बैरोमीटर इस तरह इसमें पानी भर दें तो ये बैरोमीटर बन गया। इसमें नली में भी पानी भरा रहेगा, ये बैरोमीटर है। अब बैरोमीटर जो होता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। बैरोमीटर का अचानक जो पाठ्यक्रम वो होता है, वो अचानक नीचे गिर जाए, बैरोमीटर अचानक नीचे गिर जाए, इसका मतलब है तेज आंधी और तूफान आने की संभावना है। दूसरी कंडीशन, यदि बैरोमीटर अचानक तेजी से गिरे और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे, इसका मतलब है बारिश होने की संभावना है। और बैरोमीटर
लगातार नीचे जाता जाए या समान कंडीशन में रहे, तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहेगा, मौसम में कोई भी गतिविधि नहीं होने वाली है। तो ये बैरोमीटर के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी। अब लौट के वायुदाब की तरफ आते हैं। वायुदाब, ये चारों तरफ वायुमंडल के द्वारा डाला गया दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखें, वायुदाब और ताप में अपोजिट रिलेशन होता है, विरोधी रिलेशन होता है। अर्थात जहां ताप ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा, ताप ज्यादा दाब कम, और ताप कम होगा तो दाब ज्यादा हो जाएगा। ताप ज्यादा दाब कम, ताप कम दाब ज्यादा। तो ये आपको देखना होगा कैसे होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। देखिएगा कि अगर किसी सरफेस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ की जो वायु है वो वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तापमान ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। और वहीं पर जहां सनलाइट नहीं पड़ रही है तो वहां पर वायु कैसी रहेगी? ठंडी। और ठंडी रहने के कारण वो नीचे जमा हो जाएगी, तो दाब वहां पर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ताप और दाब में अपोजिट रिलेशन होता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी का जो सरफेस है, इस पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं। तो सबसे ज्यादा जो वायु दाब रहता है वो समुद्र के तल के ऊपर होता है, क्योंकि समुद्र तल से नीचे कुछ भी नहीं है। तो समुद्र तल के ऊपर वायु दाब सबसे ज्यादा होता है, लगभग 1013 मिलीबार जो है ये समुद्र तल पर पाया जाने वाला वायु दाब है। ये, और आप बिल्कुल इसको ध्यान रखना, 1013.25 है जो कि समुद्र तल के ऊपर पाया जाने वाला वायु दाब है। एक और बात कि ज्यों-ज्यों आप धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, ज्यों-ज्यों धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे, वायु दाब कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम होने की जो दर है वो है 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम हो जाता है। मतलब आप 10 मीटर जाएंगे तो 1 मिलीबार जो है आपका तापमान कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। 10 मीटर जाने पर 1 मिलीबार दाब कम होता चला जाता है। वैसे अलग अलग जगह पे ये अलग अलग हो सकता है। पूरी पृथ्वी पर, पूरे धरातल पर एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम वायुदाब रेखा या आइसोबार कहलाती है। तो आइसोबार जो पृथ्वी पर एक समान जहां पर वायुदाब है वहां पर आपको ऐसी उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो वायुदाब है इसका दो तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली। वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रूप से। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे वर्टिकली। वर्टिकली मतलब यदि हम नीचे से धरातल से ऊपर तक जाएं तो वायुदाब की क्या कंडीशंस रहेंगी। तो मैंने पहले ही बताया कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब कैसा होता जाता है? कम होता चला जाता है। अब दूसरी एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि वायुदाब नीचे अधिक क्यों और ऊपर कम क्यों, उसके 3 महत्वपूर्ण रीजन हैं। तो पहला रीजन आप देख लें कि चूंकि पृथ्वी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के नियरेस्ट ज्यादा रहेगा और ज्यों ज्यों हम दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो इस कारण से धरातल के निकट जो है वो वायु का घेरा सघन रहेगा, डेंस रहेगा, और ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाएंगे तो निश्चित रूप से वायु विरल होती जाएगी। दूसरी बात कि जो वायु होती है वो कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़न होता है, उनमें संपीड़न होता है तो नीचे दबाव अधिक होता है यहां पर, और ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाएगा? दबाव कम होता जाएगा, और दबाव कम होने से यहां पर वायु विरल हो जाते हैं। ठीक उस तरह से जैसे आप देखें कि
25 रजाइयां रखी हुई हैं, तो रजाइयों में सबसे नीचे की रजाई के नीचे अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको वहां पर दाब ज्यादा लगेगा, जबकि ऊपर की रजाइयों में आप हाथ डालेंगे तो आपको क्या लगेगा, वहां पर दबाव कम लगेगा। ठीक उस तरह से आप यहां पर समझ सकते हैं इस चीज को। तीसरी बात जो है कि अगर देखें कि जो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं, ये गैसें कुछ भारी हैं कुछ हल्की हैं। तो भारी गैसें धरातल के निकट पाई जाती हैं, जबकि हल्की गैसें जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये ऊपर पाई जाती हैं। तो जो भारी गैसें हैं उनका जमावड़ा धरती के चारों तरफ होता है, इसलिए वो कैसी होती हैं, सघन होती हैं, डेंस होती हैं। ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं तो हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो साथियों, मैंने आपको तीन चीजें बताई कि वायु में नीचे सघनता अधिक क्यों है और ऊपर विरलता क्यों है, ऊपर रेयर क्यों है और नीचे डेंस क्यों है। तो आपने ये वायुमंडल का वर्टिकल डिवीजन जो है वो देखा कि नीचे धरातल से ऊपर तक जाने में हमें कौन कौन सी गतिविधियां इसमें देखने को मिल रही हैं। अब दूसरा डिवीजन जो है वो है आपका क्षैतिज डिवीजन, क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर्स। अब जो हम आपको क्षैतिज वर्गीकरण बता रहे हैं, ये अक्षांशों के अनुरूप हमें पूरी पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से वायु दाब की 7 पेटियां मिलती हैं। ये 7 पेटियां एक जैसे कैरेक्टर वाली हैं और ये अक्षांशों के अनुरूप जो है बनाई गई हैं। अब ये जो 7 पेटियां आपको इस चित्र में दिखाई दे रही हैं, ये चित्र वहां नहीं है, ये यहीं तक है ये चित्र। तो ये जो 7 पेटियां दिखाई दे रही हैं, ये 2 कारणों से यहां पर निर्मित है। आप देखना कि ये जो जीरो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जिसे मैंने भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है, इसके ऊपर की ये जो 3 पेटियां हैं, वैसी ही 3 पेटियां नीचे बनती हैं। तो इनके बनने का कारण भी मैं आपको बता रहा हूं। ये आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको पवन बताएंगे, हवाएं बताएंगे कि हवाएं कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, उसमें ये बड़ा उपयोगी है। इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें जो भूमध्य रेखा के आसपास 5-5 डिग्री ऊपर और नीचे जो एक पेटी बनी हुई है, इसे उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। मतलब ये ट्रॉपिकल लो एयर प्रेशर बेल्ट कहा जाएगा। ये टेम्परेचर के कारण बनी है, यहां पर मैंने टी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का ताप सबसे ज्यादा दिन तक रहता है, देर तक रहता है, इसलिए यहां से जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और यही वजह है कि यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है, लो प्रेशर बेल्ट। अब हम जरा ऊपर की ओर जाते हैं। यहां से उठी हुई जो वायु है, ये जाकर के, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है तो पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। और टेम्परेचर कम होगा गर्म वायु का तो कैसी होती जाएगी, वो ठंडी होती जाएगी, और ठंडी होकर कैसी होगी, भारी, और भारी होगी तो वो नीचे की ओर आएगी। तो ये हवा यहां से भूमध्य रेखा से दोनों ओर से उठेगी, तो ये कहां, अब ऊपर उठेगी तो कैसी होगी, ठंडी ठंडी होकर ये 30-35 और दोनों ओर, दोनों गोलार्धों में 30-35 अक्षांशों के बीच जाकर के बैठ जाएगी। और बैठेगी तो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। ये यहीं क्यों बैठ रही है, ये इसका कारण है पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये यहां पर आकर के बैठती है। तो ये रोटेशन के कारण बन रही है, तो ये मैंने आर लिखा है यहां पर। इसी तरह पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही 60 to 65 जो अक्षांश हैं, इन अक्षांशों से भी एयर ऊपर की ओर उठती है, यहां से और यहां से, और ये उठ करके सीधी जाती है ध्रुवों की ओर बैठती है, और यहां आकर के 30-35 अक्षांशों के ऊपर बैठती है। तो इस तरह से यहां पर लो प्रेशर और ध्रुवों पर हाई प्रेशर बन जाता है। अब इस तरह से हमने देखा कि ये 3 हाई ध्रुवों पर टेम्परेचर के कारण, यहां पर टेम्परेचर भी क्या होता है आपका, कम होता है, क्योंकि ध्रुवों
पर सूर्य की रोशनी उस तरह से नहीं पहुंच पाती, इसी कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है और ये वायु भी वहीं जाकर के बैठती है। तो दोनों कारणों से यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर लो प्रेशर है। यहाँ पर अब इनको आप, ये नाम बड़ा थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन टफ नहीं है। हर एक में हम उष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब की पेटी, अपन ने यहाँ पर लिखा है लो प्रेशर, ये जो है आपकी हो जाएगी उप उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। ये भी आपकी है निम्न दाब की पेटी। ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, ये उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी है। मैं लिख देता हूं, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की लो प्रेशर बेल्ट। और यह है ध्रुवीय मतलब पोलार हाई प्रेशर उच्च वायु दाब की पेटी, उच्च वायु दाब की पेटी। बिल्कुल कठिन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये उप उष्ण मतलब सब ट्रॉपिक, उप उष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, वायु दाब की पेटी। तो आपने ये जो नाम है आपको आप याद रख लेना, ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है, ये पोलार हाई प्रेशर बेल्ट है। और इसी तरीके की 3 बेल्ट्स जो है आपके नीचे रहेंगी। तो आपने ये देखा, ये एक आदर्श स्थिति है जबकि सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसकी जो है स्थिति में अंतर आता है और ये 3-3 महीने के हिसाब से ऊपर नीचे ये बेल्ट्स होती हैं। हमने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा करी थी। तो जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ये 5-5 डिग्री ये बेल्ट्स नीचे खिसक जाएंगी। जब सूर्य का उत्तरायण होगा तो ये 5-5 डिग्री ये ऊपर की ओर खिसक जाएंगी। तो ये मैंने आपको एयर प्रेशर बेल्ट बताई हैं। अपने नेक्स्ट, ये हो गया आपका क्षैतिज डिवीजन, हॉरिजेंटल डिवीजन हो गया। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये एक बार पुनः बता करके और इसके बाद में मैं आपको एयर्स विंड्स बताऊंगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ विंड्स एंड क्यों चलती है पवन, अर्थात हवाएं क्यों चलती हैं, इनके कारणों को बताऊंगा। और इस तरह से आप उसको समझेंगे कि हवाएं चलने का कारण क्या है। तो साथियों, आपने इन कटिबंधों को अर्थात वायुदाब पेटियों को अच्छी तरह समझा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझा और अपने अगले वीडियो में मैं आपको पवन और पवनों के प्रकार सहित अन्य चीजें बताऊंगा। तो साथियों, आपको अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो और समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो जानकारी है ये न केवल छोटे एग्जामों के लिए बल्कि पीएससी मेंस जो बच्चे लिख रहे हैं, अगर वो इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस इन टॉपिक पर करें तो उनके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। तो मित्रों, नमस्कार।